बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। आज बहुत अहम मौजू की जानिब अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। ख़ास तौर पे जो मार्केट से अद्वियात की जो शॉर्टेज है वो होना शुरू हो गई है। ख़ास तौर पे जान बचाने वाली अद्वियात हम देख रहे हैं कि मार्केट से गायब होना शुरू हो गई हैं। उसकी वजह क्या है, क्या वजूहात हैं, और ख़ास तौर पे जो ख़ाम माल है उसकी जो दरामदात है, क्योंकि 95% ख़ाम माल जो है हम दरामद करते हैं, उसमें क्या दुश्वारियां हैं फार्मा इंडस्ट्री को, क्यों अद्वियात गायब हो गई हैं, क्या वाकई अद्वियात फार्मा इंडस्ट्री अभी नहीं बना रही है या ब्लैक मार्केट की वजह से मार्केट में जो है वो अद्वियात की शॉर्टेज की जा रही है ताकि अपनी मनमानी कीमतें जो है मार्केट वसूल कर सके। इसमें ख़ास तौर पे अगर हम देखेंगे फार्मा इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा अभी हाइप क्रिएट नहीं हुई है कि बिल्कुल अद्वियात की शॉर्टेज हो गई है और वो मार्केट में नहीं दे रही अद्वियात, लेकिन जो ब्लैक मार्केट है ख़ास तौर पे वो बड़ी एक्टिव हो चुकी है और इस वक्त मार्केट से बहुत सारी अद्वियात गायब करना शुरू कर दी हैं, सिर्फ इसलिए कि जब शॉर्टेज होगी फार्मा इंडस्ट्री खाम माल दरामद नहीं कर सकी है, तो अगर अद्वियात बनाने में कोई दुश्वारी ज़्यादा सामने आएगी तो जो अद्वियात मार्केट में मौजूद हैं वो डबल से ट्रिपल कीमत उसकी वसूल की जा सके। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमने दावत दी है, हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर जलालुद्दीन ज़फ़र साहब, पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन हैं, डायरेक्टर नबी कासिम फार्मा ग्रुप के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। ख़ास तौर पे हम आज जो टारगेट करेंगे कि अद्वियात गायब होना शुरू हो गई हैं। ख़ास तौर पे अगर हम जान बचाने वाली अद्वियात की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में गायब हुई हैं, लेकिन हमने जब सर्वे किया था उसमें हमें पता चला कि अभी फार्मा इंडस्ट्री ने उस वक्त इस तरह लॉक नहीं किया है, लेकिन मार्केट से गायब होना शुरू हो गई क्योंकि ब्लैक में उन्होंने बहुत ज़्यादा बेचनी है। ये हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है और अभी तक जो है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी इस पर काम नहीं कर सकी है कि अगर मार्केट से गायब हो रही है तो वो इंडस्ट्री से इसको कंफर्म करे कि वो क्यों गायब कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि वो जो ब्लैक मार्केट में बेचने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा सरगर्म हो चुके हैं इस वक्त। उन्होंने देखा कि अभी फार्मा इंडस्ट्री खाम माल दरामद करने में उनको मुश्किलात है, तो दवाइयाँ जो है वो गायब करनी शुरू कर दी। आप मुझे बताएं क्या इश्यूज़ है इस वक्त फार्मा इंडस्ट्री को, और एलसी के बारे में हमें बताएं कि क्यों अभी तक नहीं खुल सका है। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने अहम मौजू पे जो है वो अपना ये प्रोग्राम रखा है और इसमें आपने हमें मौका भी दिया है कि हम अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बयान कर सकें। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमें समझने की ज़रूरत है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो फॉर्मुलेशन इंडस्ट्री है। इसमें ज़्यादातर तकरीबन 95% जो दवाइयाँ 90 से 95% दवाइयाँ पाकिस्तान में ही तैयार होती हैं, लेकिन उनकी तैयारी के लिए जो ख़ाम माल है जिसे हम कहते हैं APIs या रॉ मटेरियल हैं, जो APIs एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो सॉल्ट होता है किसी भी दवा का, वो 95% केसेस में हमें वो किसी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। उसमें मेजॉरिटी जो हमारी जो कंट्रीज़ हैं जहाँ से ये खाम माल इंपोर्ट होता है उसमें इंडिया है और चाइना है मेजॉरिटी में। अच्छा, अब मामला ये हुआ कि पिछले दिनों चूँकि डॉलर के अंदर एक सर्ज आई और पाकिस्तानी रुपए की कीमत जो थी वो डॉलर के मुकाबले में बतदरीज कम होती रही और एक बहुत ही ख़तरनाक हद तक की सतह को हमने देखा कि वो पहुंची। और अब जो है वो बैंकों के पास जो है वो डॉलर्स की कमी जो है वो हम सब देख रहे हैं कि डॉलर्स की कमी बैंक जो हैं वो इस वक्त फेस कर रहे हैं। इस ऐसी सूरत हाल में जो स्टेट बैंक की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई थी वो यही आई थी और गवर्नमेंट की तरफ से भी कि हम जो है इंपोर्ट प्रोसेस को, दरामदात को जो है वो कम से कम सतह पर लाएं और अपनी बरामदात को बढ़ाएं। तो दरामदात को कम से कम सतह पे लाने का मकसद ये था कि मुल्क से डॉलर ज़्यादा बाहर ना जाए और गैर ज़रूरी तौर पे जो लैविश और जो हम कहते हैं कि लग्जरी आइटम्स हैं उनको जो है वो डिस्करेज किया जाए उनकी इंपोर्ट को। बट एट द सेम टाइम हमारे पास डॉलर भी नहीं थे, तो हुआ ये कि जब हम खाम माल के लिए हम लोगों ने एलसियाँ खोलने के लिए बैंकों की तरफ रुजू किया तो पहला तो हमें जो उसमें मुश्किलात का सामना हुआ उसमें सबसे पहली मुश्किल ये थी कि डॉलर की चूँकि कदर इस कदर बढ़ गई थी और हर बैंक ने अपने फार्मा कंपनी को $1 की एक लिमिट दी हुई थी रुपयों में,
तो वो तकरीबन कोई 30 से 40% डॉलर में डॉलर की कीमत बढ़ जाने की वजह से वो 30 से 40% की जो लिमिट थी वो उसकी स्क्वीज हो गई फार्मा इंडस्ट्री की, जिसकी वजह से पहले जो आप 15-16 मुख्तलिफ कंटेनर्स की सूरत में अपने स्टॉक्स मंगा सकते थे खाम माल के, वो अब आपके पास लिमिटेड चॉइसेस हो गई और आपको बहुत ही समझदारी के साथ जो है वो इसकी मैनेजमेंट करनी पड़ी कि आप कौन से रॉ मटेरियल्स मंगाएंगे, कौन से पैकेजिंग मटेरियल्स मंगाएंगे जो आपकी दवाओं के लिए ज़रूरी हैं। तो जाहिर बात है एक तो इंपोर्ट के लिए एलसीज का खुलना जो था वो हमारे लिए दुश्वार हुआ। दूसरा जो सूरत हाल जो फार्मा कंपनीज कर रही थी वो बैंक कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए कर रही थी कि वो कंपनियां जो बाहर की जो फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल बनाने वाले हैं उनके साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो अपने बैंक कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए जो है बगैर बैंक के पैसे को इन्वॉल्व किए हुए वो अपने बैंक कॉन्ट्रैक्ट्स बनाती थी, जिसमें बैंक की ऑब्लिगेशन ये होती थी कि जब कस्टमर यानी जो बैंक का जो पाकिस्तान की फार्मा कंपनी है वो जब पैसे बैंक में जमा करा देगी तो बैंक उस वक्त उन पैसों के जो डॉलर्स हैं वो उस कंपनी को पे कर देगा, जिससे बैंक के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन ये इसमें जो सारा रिस्क था वो माल बेचने वाला और माल खरीदने वाला ही उठा रहे थे, बैंक का उसमें एक रोल फैसिलिटेटर का था। लेकिन डॉलर ना होने की वजह से आज बैंकों के पास पैसे तो जमा करा रहे हैं फार्मा इंडस्ट्री वाले, लेकिन डॉलर ना होने की वजह से वो पेमेंट्स जो पेमेंट्स जो हमने इंपोर्ट के लिए अपनी करनी थी वो नहीं हो पा रही। अब बैंकों के पास जो डॉलर की एक वाहिद सोर्स है वो एक्सपोर्ट्स प्रोसीड्स हैं। जिस बैंक के पास ज्यादा एक्सपोर्ट प्रोसीड्स होती हैं वो बैंक के पास डॉलर अवेलेबल होते हैं और वो बैंक जो है वो फिर अपनी इंपोर्ट की पेमेंट्स को सेटल कर सकता है। और जाहिर बात है बैंक की पहली प्रायोरिटी तो बैंक की अपनी लायबिलिटीज को सेटल करना है जो कि एलसी की सूरत में उनके पास मौजूद है। तो ये एक बड़ा ही जिसे कहते हैं पेचीदा मसला इस वक्त पूरी फार्मा इंडस्ट्री को जो है वो दरपेश है। और इसके लिए स्टेट बैंक से भी मुलाकात की है फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने, और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से भी की है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज से भी की है, और हमें वहाँ से बहुत मुस्बत जो है वो रिस्पॉन्स मिला है। बट रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड रियलिटीज में एलसीज का खुलना और पेमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो उसकी वजह से जो खाम माल है वो यहाँ नहीं आ पाएगा, और जब खाम माल नहीं आ पाएगा तो अद्वियात नहीं बन पाएंगी, और जब अद्वियात नहीं बन पाएंगी और या अद्वियात की जो बैचेस हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले अगर हम 50 बैचेस बनाते थे और अब हम कोई 15 या 20 बैचेस बना रहे हैं, तो वो खाम माल ना होने की वजह से बना रहे हैं और किसी वजह से नहीं बना रहे, सिर्फ खाम माल ना होने की वजह से। तो अगर खाम माल नहीं आएगा, रॉ मटेरियल नहीं आएगा, तो बैचेस नहीं बनेंगे, और बैचेस नहीं बनेंगे तो डेफिनेटली जो डिमांड है मार्केट में अद्वियात की, क्योंकि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो फार्मा इंडस्ट्री है वो 90 से 95% अद्वियात यहीं बनती हैं और इंपोर्ट नहीं होती, क्योंकि इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर, और उस सूरत हाल में इंपोर्टेड मेडिसिन के लिए वो डॉलर जो हैं वो वेस्ट हो सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को जो है वो फुल्ली सपोर्ट करें, और उनको ये जो एलसीज के मामलात हैं उसमें सिर्फ खाम माल नहीं है बल्कि पैकेजिंग मटीरियल भी है, जिसके अंदर ग्लास वाइल्स हैं, रबर स्टॉपर्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की फॉइल्स हैं जो कि इंपोर्ट होती हैं, एम्प्यूल्स की ट्यूबिंग्स हैं, ग्लास ट्यूबिंग्स हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में इंपोर्ट होती हैं, जिसकी बाद एक दवा जो है वो अपने जो है वो फिनिश फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट होती है। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें चूंकि शॉर्ट हैं और सारी चीज़ों के जो डिपेंडेंसी है वो इंपोर्ट पे है, तो इसलिए ये मेन हमारा जो इस वक्त है ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है जो फार्मा इंडस्ट्री कोशिश कर रही है कि वो गवर्नमेंट के साथ मिल के इस चैलेंज को दूर करें। मगर कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बस से बाहर हैं। एक्सपोर्ट्स का बढ़ना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, एक्सपोर्ट्स के ज़रिए ही मुल्क में डॉलर्स की जो इनफ्लक्स है उसको बेहतर बनाया जा सकता है, जिसके लिए इंडस्ट्री को भी काम करना है, और सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री को नहीं सारी इंडस्ट्रीज को इसके लिए काम करना ज़रूरी है। मगर जो मौजूदा हालात हैं, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो जिस तरह से इंक्रीज़ हो रही है, जिस तरह से एनर्जी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, और अभी हमने सुनने में आया है कि मज़ीद जो है वो बिजली के बिलों में इजाफा हो सकता है, तो हम इंटरनेशनल मार्केट में अनवायबल हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, क्योंकि लोकल इंडस्ट्री ही है जो आपकी मईशत के पहिए को चलाएगी। सही।
लेकिन जैसे कि जलाल साहब ने हमें बताया कि खाम माल की दरामद में बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना है, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि खाम माल तो हम दरामद नहीं कर पा रहे, लेकिन चॉकलेट बड़ी तादाद में पाकिस्तान में आ रही है। वो कहाँ से आ रही है, कहाँ से इंपोर्ट हो रही है? जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं वो भी अभी हम देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान में आ रही हैं, लेकिन ये एक दोहरी पॉलिसी मुझे गवर्नमेंट की लगती है कि एक तरफ तो फार्मा इंडस्ट्री पे पाबंदी आयद कर दी गई कि वो एलसी खोल नहीं रहे हैं कि वो खाम माल को है वो दरामद किया जाए, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि लग्जरी गाड़ियाँ और चॉकलेट्स और कुकिंग ऑयल वगैरह ये सारी चीज़ें बड़ी तादाद में जो है ईरान से भी आ रही हैं और दूसरे ममालिक से भी आ रही हैं। लेकिन इस पर एक हम देखते हैं फोकस ज़्यादा है गवर्नमेंट का कि ये जलाल साहब मुझे बताएं कि हमने देखा कि चॉकलेट बड़ी तादाद में पाकिस्तान में आ रही है, लेकिन इस पर पाबंदी अभी तक गवर्नमेंट ने क्यों नहीं लगाई है कि इसकी जरूरत नहीं है हालांकि पाकिस्तान को चॉकलेट एक ये पॉलिसीज हैं, उसमें चॉकलेट्स हैं, उसमें बहुत सारी और लग्जरी आइटम्स हैं, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। उसमें इवन पेट फूड्स भी हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, सारा कुछ है। मगर बात दरअसल ये है कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का हिस्सा है, तो मैं उस पर तो नहीं, मैं तो अद्वियात के ऊपर ज़्यादा कमेंट करना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें यही है कि हम ये समझते हैं कि अभी आप पिछले दिनों देखें कि जो डॉलर की कमी की वजह से जो है वो प्राइसेस जो हैं उन पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, क्योंकि जो कॉस्ट है अद्वियात की वो हुमंगस लेवल में इंक्रीज़ कर गई है। स्पेशली जो दवाइयाँ पाकिस्तान में नहीं बनती हैं और इम्पोर्ट होती हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो फिक्स होने की वजह से अब वो अनवाइबल होती जा रही हैं, जिसमें इंसुलिन है और बहुत सी अद्वियात हैं जो कि जान बचाने वाली हैं और इमरजेंसी की अद्वियात हैं। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हेल्थ सेक्टर के लिए कि हमें जो है ना इसकी प्राइसिंग को खुसूसी तौर पर जो है वो तवज्जो देनी होगी अद्वियात की प्राइसिंग को, और जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जो प्राइसिंग पॉलिसी जो बनाई गई थी उसको जो है वो बहाल किया जाए, ताकि वो 2018 के हिसाब से जो है उसी मैकेनिज़्म के तहत हम आगे बढ़ें। और प्राइसेस अगर सही होंगी फार्मा प्रोडक्ट्स की तो ऑब्वियसली फिर आपके जो हैं वो जो इस वक्त चैलेंज है कॉस्ट वर्सेस प्राइस का जो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, और जो ड्रैप की रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो जीएमपी की रिक्वायरमेंट्स के तहत मियारी अद्वियात की और उसकी टेस्टिंग के लिए जो पैरामीटर्स को और स्पेसिफिकेशंस को रोज़ बरोज़ इम्प्रूव किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, वो सब एक कॉस्ट का पार्ट है। और वो कॉस्ट जो है वो इस वक्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा हुमंगस हो गई है, जो और वो उसका मेजर फैक्टर जो है वो डॉलर के अंदर डिवैल्यूएशन है। जो 2018 की प्राइसिंग पॉलिसी थी वो इस बात को एड्रेस करती थी कि अगर डॉलर की कीमत के अंदर कोई वाज़े अगर कमी या पेशी आएगी तो प्राइसिंग को उसी हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। मगर ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि उसको उस पैरामीटर्स पे एडजस्ट नहीं किया गया, और इसी वजह से बहुत सी फार्मा कंपनीज ने एक और मैकेनिज्म जो हार्डशिप केसेस का मैकेनिज्म है उसको अप्लाई किया, लेकिन चूंकि ये इख्तियारात ड्रैप्स के पास अब नहीं रही, ड्रैप से आगे ये इख्तियारात जो हैं वो कैबिनेट की सतह पे ये ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, ये ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तो इसलिए इसके अंदर भी एक मामलात जो हैं इसमें दुश्वारियां हैं, उसमें बहुत से पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ऑब्वियसली हर एक की ख्वाहिश होती है कि दवा जो है वो बेहतरीन क्वालिटी की दवा हमारे तमाम मरीज़ों को जो है वो मैसर हो, और गवर्नमेंट की तो यही ख्वाहिश रही है कि उनको कम से कम कीमत पे अदा किया जाए, कम से कम उनकी कीमत रखी जाए। लेकिन हमें खदशा ये है कि अगर इसी तरह से रहा तो बहुत सी कंपनियों ने अपनी दवाइयाँ इसी वजूहात की बिना पर बनानी जो है वो बंद तो नहीं की हैं लेकिन कम कर दी हैं, बंद नहीं की हैं, लेकिन ये है कि अगर जितनी उसकी डिमांड है उससे ज़्यादा जो है वो मतलब है, पहले ये था कि वाफिर मिकदार में अद्वियात मुहैया होती थी, बनती थी और तरसील भी होती थी, लेकिन अब ये है कि चूंकि खाम माल भी नहीं है, अच्छा जो खाम माल मंगाया जा रहा है उस खाम माल के ऊपर कोई मार्जिन भी नहीं है कि अगर आप कन्वर्ट करते हैं फिनिश प्रोडक्ट में, तो जिसकी वजह से जो है वो फार्मा इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार है। तो ऑब्वियसली प्रायोरिटीज फिर चेंज हो जाती हैं उसमें कि मतलब है कौन सी आपने दवा बनानी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, क्योंकि जब आपके पास रॉ मटेरियल मंगाने के अंदर इतनी दुश्वारियां हों, फिर उसकी कन्वर्जन कॉस्ट में इतनी दुश्वारियां हों, बिजली के निर्खों में और बाकी चीज़ों में जो है वो इजाफा हो रहा हो, तो एक हम ये नहीं कहते कि आपको बहुत ज्यादा बढ़ा दें, हम कहते हैं जायज
जो उसकी अद्वियात की अच्छा, कीमतों मैं में चाहूंगी इजाफा है आप वो दिया जाए। 2018 का जो रूल पास हुआ था, जो अदालत ने पास किया था, उसका मुझे थोड़ा सा चीता चीजें बताएं कि 2018 की क्या कानून था जो ड्रैप के हवाले से पास हुआ था कानून? ड्रैप के हवाले से, अद्वियात की कीमतों के हवाले से जी, जी, 2018 के जो मेजर जो उसमें पॉइंट्स थे उसमें यही था सबसे पहले कि चूंकि ये डॉलर से ज़्यादातर एपीआईज ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स डॉलर से लिंक हैं, तो अगर कोई डॉलर के अंदर या फॉरेन एक्सचेंज के अंदर कोई मेजर अगर शिफ्ट आता है तो वो उसका जो फैक्टर है वो इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। और माजी में ये किया भी गया था, लेकिन अब पिछले कोई 30-40% का इजाफा हो चुका है, लेकिन डॉलर का इम्पैक्ट नहीं लिया गया। इसी तरह उस पॉलिसी के अंदर ये भी शामिल था कि हर साल सीपीआई इंडेक्स के मुताबिक हम अद्वियात की कीमतों में इजाफा करेंगे, लेकिन वो सीपीआई इंडेक्स के अंदर भी उन्होंने कैप रख लिया था कि अगर इन्फ्लेशन का रेट मैक्सिमम अगर आपको दिया था तो वो शायद मेरे ख्याल से 8 या 10% का था कि 8 या 10% से ज्यादा अद्वियात की कीमतों में इजाफा नहीं होगा, जो कि मतलब है जो कि मेरे ख्याल से तो इंतहाई गैर मुनासिब था। जिस तरह से अद्वियात की जो खाम माल की कीमतों में इजाफा हुआ, फिर डॉलर की कीमतों में इजाफा हुआ, फिर फ्यूल के अंदर इजाफा हुआ, बिजली के निर्खों में इजाफा हुआ, तो ये सब चीजों ने फिर जीएमपी की रिक्वायरमेंट्स के तहत इजाफा हुआ। आपके जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें आपके जो है वो सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट्स हुई, क्योंकि ये एक इंतहाई टेक्निकल इंडस्ट्री है। ये इंतहाई एक दवाएं बनाना एक आम किसी भी आम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बहुत मुख्तलिफ है। इसमें बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, और एक जो दवा है उसकी जो इफादियत है उसको उसकी पूरी शेल्फ लाइफ तक होना जरूरी है। तो ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है जो फार्मा इंडस्ट्री अपने कांधों पे उठाए हुए है। और अगर आप देखें तो पिछले सालों में मल्टीनेशनल कंपनीज की तरफ से देखें कि उनकी तरफ से डिसइन्वेस्टमेंट्स भी हुई हैं। यही प्राइसिंग की वजह ही है सबसे बड़ी कि उन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर अपने ऑपरेशंस को बहुत महदूद कर दिया और अब जो पहले पाकिस्तान की फार्मा कंपनीज ने नई अद्वियात जो पहले पाकिस्तान में सिर्फ इंपोर्ट होती थी और हमारा बेशबहा ज़र्रे मुबादला उनकी इंपोर्ट में सर्फ होता था, अब वो पाकिस्तान में ही अद्वियात बन रही हैं। ये सारा क्रेडिट फार्मा इंडस्ट्री को जाता है जो इंतहाई महंगी टेक्नोलॉजीज को पाकिस्तान के अंदर जो मुतारिफ करा रही हैं, और ना सिर्फ इन टेक्नोलॉजीज से पाकिस्तान के अंदर अद्वियात बन रही हैं बल्कि पाकिस्तान से अद्वियात की बरामदात में भी खातिर खा इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के एक इमेज में जो है वो बहुत बेहतरी आ रही है, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तानी अद्वियात एक्सपोर्ट्स के अंदर अपना अच्छा खासा जो है वो दिन ब दिन जो है वो अपना लोहा मनवा रही हैं। और बहुत सारी कंट्रियों ने, बहुत सारे ममालिक ने अब पाकिस्तान की में बनने वाली अद्वियात को प्रेफर करना शुरू कर दिया है इंडिया और चाइना और बाकी बांग्लादेश की अद्वियात के मुकाबले में, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और ये फ्यूचर है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान इसमें इसकी बरामदात के ज़रिए एक बहुत बड़ी रिसोर्स अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज की है वो इसके ज़रिए इस्टेब्लिश कर सकता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जिस पे तवज्जो की ज़रूरत है। और हम ये नहीं कहते कि आप हमें कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई आके हमें कोई सपोर्ट कर दे। हम ये कहते हैं हमारे लिए जो पॉलिसी बनाई जाए उसको कंसिस्टेंट रखा जाए, उसके ऊपर जो है वो हमें जो है वो पनपने का मौका दिया जाए, हमें जो है उसमें तरक्की करने का मौका दिया जाए। हमें जो है वो हर वक्त जो जिस तरीके से हमें जो ये दुश्वारियां पेश आ रही हैं, इसकी वजह से फार्मा इंडस्ट्री की वायबिलिटी दिन ब दिन जो है ना वो मुतासिर होती जा रही है। और इस वक्त तो पाकिस्तान की जो अगर हम US डॉलर में मार्केट साइज का अगर अहाता करें तो इस वक्त पाकिस्तान तकरीबन कोई $3.5 बिलियन की जो अद्वियात है वो पाकिस्तान में जो है वो फराहम होती हैं, बनती हैं और तरसील होती हैं। अगर ये अद्वियात पाकिस्तान में ना बनती तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो अद्वियात अगर हम बाकी बैरून ममालिक से अगर इम्पोर्ट कर रहे होते तो इसकी वैल्यू कम से कम भी $7 से $8 बिलियन होती, जो कि हमारे नेशनल एक्सचेकर पे मजीद एक बोझ होता। और अभी तो ये फार्मा इंडस्ट्री यहाँ मौजूद है, आप किसी भी
नागहानी आफत को ले लें, जलजले को ले लें, सैलाब को ले लें, कोरोना को ले लें, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां कभी भी अद्वियात शॉर्ट नहीं हुई। सही। ये फार्मा इंडस्ट्री ने अपनी जिम्मेदारी हमेशा से निभाई है और आज भी निभाएंगे, मगर खाम माल की अदम दस्तियाबी की बदौलत दवाएं नहीं बन पाएंगी। सही। अच्छा, जहां तक आपका ये सवाल था कि प्राइसिंग का कि जी होर्डिंग हो रही है और जो है वो प्राइस दुगनी तिगनी हो रही है, किसी फार्मा कंपनी के पास कोई भी इख्तियार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से अपनी कोई प्राइस जो है वो डिटरमिन कर सके प्रोडक्ट की। पाकिस्तान में जितनी भी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन जो रजिस्टर्ड हैं, मैंने एक लफ्ज़ बोला जो रजिस्टर्ड हैं, जो स्मगल हो रही हैं, उन पे हमारा कोई बस नहीं है, लेकिन जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जो दवाइयाँ जो यहाँ पाकिस्तान में बनती हैं उसकी प्राइसिंग का एक पूरा मैकेनिज्म है। कोई भी फार्मा कंपनी अपनी मनमानी प्राइस नहीं रख सकती और ना ही कोई फार्मा कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा कर सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो कानूनन जुर्म है और पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपने ड्रग रेगुलेटर्स के साथ खड़ी है इसमें। लेकिन बात यह है कि इसमें उस एलिमेंट की निशानदेही की ज़रूरत है, उनके खिलाफ कार्रवाइयों की ज़रूरत है जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रही, जो इस तरह से मामलात हो रहे हैं। फार्मा इंडस्ट्री हर सूरत में ड्रग रेगुलेशंस को और प्राइसिंग मैकेनिज्म्स को फॉलो करती है, उसका एहतराम करती है। जब कभी कोई दुश्वारियां पेश आती हैं तो वो हार्डशिप केसेस के ज़रिए जो है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के पास अपनी एप्लीकेशंस फाइल करती है। अगर उस पर कानून के मुताबिक कोई फैसला ना हो तो वो फिर अपनी कानूनी इख्तियारात की तरफ जाती है, वो अपनी मनमानी प्राइसेस नहीं इम्प्लीमेंट करती। तो ये मैं बिल्कुल इस पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी फार्मा इंडस्ट्री जो है वो अपनी अद्वियात की कीमतों में कोई मनमानी प्राइसेस नहीं रखती। जो प्राइस उनको, जो लीगली उनको जो प्राइस अवार्ड हुई भी होती है, वो उन्हीं प्राइसेस पे रहते हैं। सही। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अद्वियात की कीमतें हैं कब बढ़ाई गई थी, किस साल बढ़ाई गई थी, और दूसरी बात ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि अद्वियात खुद साख्ता बढ़ा ली जाती हैं, इसकी क्या पॉलिसी है, इस पर हम बात करेंगे। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की क्या पॉलिसी है, किस वक्त कीमतें बढ़ाती है वो। अगर हम 2018 की बात करें तो उस वक्त डॉलर 150 रुपये का था और अब इस वक्त जो डॉलर की कीमत है वो तकरीबन 250 के करीब पहुंच चुकी है, और बिजली के निर्खों में भी जो है वो 100% इजाफा हुआ है। अगर हम फ्यूल की बात करें तो उस वक्त फ्यूल जो है वो 150 रुपये था और आज 230 या 35 रुपये है। जरा सा मुझे ये बताएं कि किस वक्त इजाफा हुआ था अद्वियात की कीमत में, लास्ट किस वक्त बढ़ाई गई थी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से, और दूसरा मुझे बताएं बहुत ज़्यादा चेंज आया है। अगर हम 2018 की बात करें तो डॉलर की कीमत में भी 200 गुना इजाफा हुआ है, और बिजली के निर्खों में भी इसी तरह अगर हम बात कर लें इजाफा हुआ है, और इसी तरह अगर हम बात करें फ्यूल की तो फ्यूल में भी इजाफा हुआ है, और तनख्वाहों में भी खासतौर पर 25,000 रुपये अब एक स्टार्ट जो की है वो 25,000 कर दिया, तो तनख्वाहों में भी इजाफा किया गया है। तो आप मुझे बताएं कि किस तरह देखते हैं कब कीमतें बढ़ाई गई थी अद्वियात की और अब क्या सूरत हाल है, कितनी अद्वियात मार्केट से गायब होना शुरू हो गई है कि वो ज़्यादा कॉस्ट उसकी आ नहीं रही है, और अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने श्रिंक करनी शुरू कर दी है मार्केट। देखें, बात दरअसल ये है कि 2001 से तकरीबन 2015 तक जो है वो अद्वियात की कीमतें फ्रीज रही हैं, जो जिसकी वजह से एक सब्सटैंशियल प्रेशर आया फार्मा इंडस्ट्री पे, और फिर 2015 में 14 में जो है वो कुछ 11 में कुछ इजाफा किया गया, लेकिन उसके बाद फिर वो इजाफा भी जो है वो 15 और 16 तक आगे आया, और एक 18 में पॉलिसी बनी, प्राइसिंग पॉलिसी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लीमेंट कराया, और उसके तहत एक मैकेनिज़्म बना प्राइस डिटर्मिन करने का, और उस मैकेनिज़्म के तहत फिर जो अद्वियात हैं उनकी प्राइसेस को फिक्स किया गया।
अब जाहिर बात है उसमें डॉलर का फैक्टर एक कलीदी किरदार अदा करता था, क्योंकि ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल का जो रॉ मटेरियल है और पैकेजिंग मटेरियल है वो इंपोर्ट होता है। फार्मास्यूटिकल की मशीनरी भी 80 से ज़्यादा फीसद मशीनरी पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है। फार्मास्यूटिकल के अंदर जो यूटिलिटीज़ इस्तेमाल होती हैं वो भी सारी इंपोर्टेड प्लांट्स होते हैं या इंपोर्टेड जनरेटर्स होते हैं या इस तरह के सिलसिले हैं। तो तकरीबन हर इनपुट फैक्टर जो फार्मा इंडस्ट्री करती है, बिकॉज ऑफ द नेचर और इसकी जो नौइयत है, चूंकि वो जान बचाने वाली अद्वियात हैं या वो ऐसी अद्वियात हैं जिनके ऊपर मरीजों की सेहत का मुकम्मल तौर पर दारोमदार होता है, इसलिए उसका बेहतरीन क्वालिटी का होना ज़रूरी है। तो वो अद्वियात की जो कीमतें हैं उसके लिए एक मैकेनिज्म सेट किया गया 2018 में और उसको फिर इम्प्लीमेंट किया गया, और उसमें उनकी शिकों में एक ये शिक भी शामिल थी कि अगर डॉलर की कीमत में कोई अनप्रेसिडेंटेड इजाफा होगा, कोई एक नुमाया इजाफा अगर होता है तो उसी हिसाब से फार्मास्यूटिकल की अद्वियात के अंदर कीमतों को एडजस्ट किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली बीच में एक दफ़ा ये किया गया, मगर उसके बाद पिछले तकरीबन 3 सालों में 2.5 सालों में इस प्रैक्टिस को जो है वो अवॉइड कर दिया गया। उसके लिए एक अलग नया मैकेनिज्म बना दिया गया कि जी हार्डशिप केसेस के ज़रिए आप अपनी प्राइसेस को अप्लाई करें और ड्रैप उन हार्डशिप केसेस को कंसिडर करेगा, और कंसिडर करने के बाद फिर आगे जो फेडरल कैबिनेट है वो उसको अप्रूव करेगी। सही। बट अनफॉर्चुनेटली उन हार्डशिप केसेस का फैसला नहीं हो सका और अभी भी वो पेंडिंग हैं। उसके लिए रिसेंटली कोर्ट के अंदर जो है वो मामलात इस वक्त ज़ेरे बहस हैं। हार्डशिप केसेस हैं जो अभी भी पेंडिंग हैं वहां पर मौजूद, कितनी मेडिसिन होगी आपके अंदाजे के मुताबिक? मॉलिक्यूल्स में बता सकता हूँ, मेडिसिन तकरीबन मॉलिक्यूल्स मेरे ख्याल से कोई 50 से ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं जो इस वक्त हार्डशिप केसेस के अंदर पेंडिंग हैं, और मजीद हर रोज हर गुजरते दिन के साथ नए नए हार्डशिप केसेस बनते जा रहे हैं, क्योंकि डॉलर की जो उड़ान है वो फार्मा इंडस्ट्री के लिए जो है वो बर्दाश्त करने का उनमें सकत नहीं है। और साइमल्टेनियसली यही नहीं, ग्लोबल डिमांड जो इंटरनेशनल डिमांड है, पाकिस्तान के अंदर तो अद्वियात की कीमतें मैं समझता हूँ रीजन में सबसे कम है, लेकिन इंटरनेशनली उनके जो कस्टमर्स हैं, जो इंडिया और चाइनीज फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके कस्टमर्स इंटरनेशनली तो कम कीमतों पे ऑपरेट नहीं करते, तो उनके लिए उस कंट्री से डिमांड का बढ़ना कोविड के बाद ये एक मजीद प्रेशर डालता है कि वो अपनी प्राइस को डिमांड के हिसाब से इंक्रीज कर देते हैं। जब वो प्राइस उनकी डिमांड के हिसाब से इंक्रीज हो जाती है तो पाकिस्तान में उस रॉ मटेरियल की फाइनेंशियल फीजिबिलिटी आउट हो जाती है, और जाहिर बात है फिर जब किसी चीज़ की फाइनेंशियल फीजिबिलिटी आउट हो जाए तो आप उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, आप उसको सेल नहीं कर सकते। मेरी इसमें और PPMA की भी इसमें हमेशा से ये राय रही है कि जो एसेंशियल मेडिसिन हैं, जो कि जान बचाने वाली अद्वियात, जो WHO के रिकमेंडेड एसेंशियल मेडिसिन हैं, उनकी प्राइस को कंट्रोल रखा जाए, और बाकी तमाम जो मेडिसिन हैं उनकी प्राइस को डी कंट्रोल कर दिया जाए, ताकि मार्केट फोर्सेस जो हैं वो उनकी कीमतों का तयन करें, ना कि दवा का मार्केट से गायब हो जाना ज्यादा खतरनाक है बजाय इसके कि दवा का महंगा मिलना। अभी भी हमने देखते हैं कि जिस तरह से स्मगल्ड मेडिसिन आ रही हैं, पिछले दिनों हमने देखा इनहेलर्स के केस में और बाकी बहुत से मेडिसिन के केस में, जहां जब वो दवा पाकिस्तान में बनती थी तो वो शायद 70-80 रुपए में बनती थी, और अब जब वो पाकिस्तान में बननी बंद हो गई है तो अब वो 200-250 रुपए में भी नहीं मिल रही। इसी तरह बहुत सी कैंसर की मेडिसिन हैं कि जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती और वो फिर इंपोर्ट मुख्तलिफ बैगेजेस के जरिए और उस तरह इंपोर्ट होती हैं, तो उसमें आपको ये भी उस मेडिसिन की इफादियत, अगर कोई कोल्ड चेन के जरिए मेडिसिन आनी है तो क्या वो कोल्ड चेन के जरिए आई है, इस बात का कोई तयन नहीं कर सकता। उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट क्या सही है, इस बात का भी कोई तयन नहीं कर सकता। लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि हम मेडिसिन को, जो स्पेशली जान बचाने वाली अद्वियात हैं, कैंसर की अद्वियात हैं, या वो अद्वियात जो पाकिस्तान में नहीं बनती, उनको फॉर्मली रजिस्ट्रेशन दें, फास्ट ट्रैक पर रजिस्ट्रेशन दें। और इसमें मैं सराहूंगा ड्रैप को कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो है
वो बहुत इसमें जो है क्विक एक्शन ले रही है कि जो अद्वियात अगर पाकिस्तान में नहीं बनती और उनकी पाकिस्तान में ज़रूरत है, चाहे वो अद्वियात इंसानों से मुतल्लिक हों या वो वैक्सीन्स हों जो हमारी एनिमल फीड के लिए हों या हमारे पोल्ट्री के लिए हों या कैटल के लिए हों, तो उनको वो बहुत तेज़ी के साथ फास्ट ट्रैक पे रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं ताकि अद्वियात का मसला जो है वो ज़्यादा दरपेश ना रहे। मगर इसके बावजूद जो असल बात है वो यही है कि जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत लंबे हैं और कीमतें जो हैं वो इस वक्त जो है वो आवाम की जो पहुंच से दूर है, आवाम की पहुंच से तो दूर नहीं, लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर पाकिस्तान में कोई हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम तो है नहीं, आवाम को अपनी मतलब है अपनी जेब से ही वो अद्वियात खरीदनी पड़ती हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी भी पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतें बहुत कम है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप अद्वियात की कीमतों में देख लें कि पाकिस्तान में, अगर मैं एक पैरासीटामोल का मिसाल दूं कि पिछले दिनों एक ब्रांड, बहुत मशहूर ब्रांड था, पहले तो वो ब्रांड शॉर्ट हुआ था, वो जेनेरिक शॉर्ट नहीं हुआ था, लेकिन उसको जेनेरिक बना के शॉर्ट कर दिया गया, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन उस ब्रांड की जो एक गोली की कीमत है वो मेरे ख्याल से ₹2.5 की गोली है। सही। और ₹2.5 की गोली वो बिकती है और उन्होंने उनसे ₹3.25 की शायद मेरे ख्याल से डिमांड की थी, जिसके ऊपर ये इतना हमने बहस की। तो अब वही वाली बात है कि कीमतें इंतहाई कम हैं। एंटीबायोटिक्स की कीमतें पाकिस्तान में इंतहाई कम है। अगर आप बाहर के ममालिक में देखें तो एंटीबायोटिक की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तान में ये एंटीबायोटिक्स बहुत ही मुनासिब कीमतों पे मिलती हैं। और ये नहीं कि सिर्फ कीमतें कम हैं, मेयार भी उतना ही उसका आला है। और यही वजह है कि कोई हमारे यहाँ डबल स्टैंडर्ड नहीं है। जो फार्मा इंडस्ट्री को जो एक्सपोर्ट के लिए अद्वियात हैं, वही अद्वियात आपकी लोकल मार्केट में भी मौजूद हैं। जो पाकिस्तान की हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी जिनको अद्वियात को रजिस्ट्रेशन देती है, वही रजिस्ट्रेशन इंटरनेशनल भी उसको देती है। तो इसलिए उसकी क्वालिटी में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। तो ये एक पाकिस्तानी फार्मा इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है। और मैं यही समझता हूँ कि मुख्तलिफ फोरम्स पे हम मेड इन पाकिस्तान के ब्रांड को बड़ा प्रमोट करते हैं। अद्वियात से ज्यादा अच्छी कोई प्रोडक्ट नहीं है जो कि एक कंट्री के अंदर, एक मुल्क के अंदर तरक्की की जो है वो मिसाल कायम कर सके कि पाकिस्तान से इस वक्त भी 55 से 60 ममालिक में ये अद्वियात एक्सपोर्ट होती हैं। मगर एक्सपोर्ट पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती हैं। और जिसमें मिडल ईस्ट के भी कुछ कंट्रीज हैं, जिसमें फार ईस्ट की कंट्रीज हैं, जिसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, जिसमें पूरा अफ्रीका है। तो ये बहुत पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती हैं। अब हमें जो खदशा आ रहा है वो खाम माल के ना होने की वजह से उन एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पे भी एक इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज की पहली प्रेफरेंस तो ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर अद्वियात को जो है वो फराहम करे, लेकिन उसके साथ साथ उनकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि वो पाकिस्तान की साख को किसी भी तरह से कोई नुकसान ना पहुंचाए और अपने कोई भी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को जो है वो उस एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की फराहमी में भी कोताहियां ना हो, क्योंकि इससे पाकिस्तान की साख खराब होगी। और इस वक्त हमें एक्सपोर्ट्स की बेइंतहा जरूरत है, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान की फार्मा एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन कोई 250 से $250 मिलियन पर हैं। लेकिन जिन ममालिक में ये जा रही हैं उन ममालिक का अपना मार्केट साइज $45 बिलियन है। उस $45 बिलियन में मेजर मार्केट प्लेयर इंडिया है और उसके साथ साथ अब बांग्लादेश भी बनता जा रहा है। और हमारे लिए एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को वहां पे कॉस्ट इफेक्टिवली फराहम करते रहें और एक्सपोर्ट्स के अंदर हम अपने जो हमारी जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं और जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं उसको हम पूरा करते रहें। तो 45 बिलियन की वो मार्केट है जो अभी हमारे पास मौजूद हैं। इसके बाद एक जो फार्मास्यूटिकल जो पिक्स का जो एक कोलैबोरेशन है, जो फार्मास्यूटिकल मुख्तलिफ ममालिक ने एक अपना जो है कन्वेंशन बनाया, जिसमें उन्होंने फार्मास्यूटिकल इंस्पेक्शन कन्वेंशन स्कीम के तहत उन्होंने 50 से ज़्यादा ममालिक ने उसमें अपने साथ एक कंसोर्शियम बनाया, जिसमें एक मुल्क को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं पिक्स को तो फिर आप उन 50 ममालिक के अंदर और उनमें शामिल हो सकते हैं, उनमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसकी अगेन उसकी जो एक्सपोर्ट की जो मार्केट्स हैं वो मेरे ख्याल से $150 बिलियन तक हैं। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 2 से 3 कंपनियां ऑलरेडी इस पिक्स की क्वालिफिकेशन को हासिल कर चुकी हैं।
आगे भी कंपनियां इस वक्त तैयारी कर रही हैं, लेकिन इस वक्त चूंकि डॉलर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा चेंज करने में डेफिनेटली मशीनरी भी लगेगी, इक्विपमेंट्स भी लगेंगे, उनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी, लेकिन चूंकि इस वक्त हम लोग अद्वियात की फराहमी हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क है, तो इसलिए हम उसकी तरफ कोशिश हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब हालात इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बेहतर हो जाएंगे तो हम इंशाअल्लाह उस एक्सपोर्ट्स की जो पोटेंशियल्स हैं उनको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। कितना पोटेंशियल है अभी, कितनी मजीद एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं आप लोग अगर देखिए इस वक्त दुश्वारियां ना हो तो? दुश्वारियां ना हो तो मतलब है मेरे ख्याल से इस वक्त हम पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट्स अब तक हो रही थी वो नॉन कन्वेंशनल मार्केट्स की तरफ हो रही थी, वो मार्केट्स थी जहां पे प्राइस का बहुत शदीद कंपटीशन होता था, इंडिया से, चाइना से, बांग्लादेश से, टर्की से। लेकिन अब चूंकि पिक्स के अप्रूवल्स के बाद हमारी मेरे ख्याल से ये एक इसमें जो है वो बतदरीज इजाफा भी होता जा रहा है और साइमल्टेनियसली नए उफक भी खुल रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम $1 बिलियन को अचीव कर लेंगे। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट से सपोर्ट भी रिक्वायर्ड है, उसके लिए हमारे फॉरेन ऑफिसेज और कमर्शियल कॉन्सुलेट्स को हाइपर एक्टिव होना पड़ेगा, उसमें हमारे जो वीज़ा पॉलिसीज़ हैं, जो फॉरेन ऑफिसेज हैं, उनको एक्टिवेट होना पड़ेगा, क्योंकि फार्मास्यूटिकल जो है वो टेक्सटाइल नहीं है कि आपने एक फैक्ट्री लगाई और अगले दिन आपने एक्सपोर्ट शुरू कर दी। फार्मास्यूटिकल की रजिस्ट्रेशन का पूरा एक प्रोसेस होता है, और कई ममालिक में गंभीर प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंदर डोजियर्स बनाए जाते हैं, उस प्रोसेस में तकरीबन हर एक एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन को लेने में आपको कम से कम 2.5 से 3 साल ऑन एन एवरेज लग जाते हैं, और कुछ जगहों पे 5 साल भी लग जाते हैं। तो आप समझें उन 2.5 से 3 सालों में से 1 साल गुजार चुकी हैं कई फार्मा कंपनियां, तो अगले 2-3 सालों में एक वाज़े इजाफा एक्सपोर्ट में मुतवक्के है, सब्जेक्ट के अगर हम इसी तरीके से अपने जो ऑपरेशंस हैं उनमें अगर हमें दुश्वारियां नहीं, अगर दुश्वारियां हुई तो फिर ये इसका जो हम जो फोरसी कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स में एक सब्सटैंशियल ग्रोथ वो अफेक्ट हो सकती है। सही, उसमें मुश्किलात हो सकती हैं। अच्छा मुझे बताएं जलाल साहब, एक मेजर बात जो हम कहते हैं कि 95% हम खाम माल और पैकिंग मटेरियल जो है हम दरामद करते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं बना पाते खाम माल? जब इंडिया बना रहा है खाम माल, चाइना बना रहा है, बांग्लादेश ने अब बनाना शुरू कर दिया, तो हम कहाँ खड़े, हम कब इस काबिल होंगे कि हम खाम माल खुद बना सकें? देखें, खाम माल बनाने का ना एक अलग साइंस है। खाम माल बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ आपको चाहिए वो कंसिस्टेंट पॉलिसी चाहिए, सपोर्टिव पॉलिसी चाहिए। सही। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट नहीं रही हैं खाम माल बनाने की, और जो प्रोटेक्शन जो आपको आपके पड़ोसी ममालिक से और बाकी इंटरनेशनल मार्केट प्लेयर्स से जो कंपटीशन फेस होता है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं है। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसकी वजह से पाकिस्तान में API यानी खाम माल बनाने की जो इंडस्ट्री है वो परवान नहीं चढ़ सकी। दूसरी मामलात ये हैं कि जो API के अंदर जो प्रोसेसेस हैं वो काफ़ी रिएक्शंस और रिएक्टर्स के ज़रिए किए जाते हैं, उसमें जो यील्ड्स हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको जो प्लांट्स हैं वो छोटी कैपेसिटी के प्लांट्स अनवायबल होते हैं, आपको बड़ी कैपेसिटी के प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, और बड़ी कैपेसिटी के प्लांट्स आप लगा भी लें, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के कुछ कंपनीज ने खाम माल के यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट भी किए और कुछ कामयाबी से चल भी रहे हैं, लेकिन उनकी कामयाबी जो है वो डिपेंडेंट है टैरिफ पॉलिसीज पे। अगर चूंकि जैसे ही एक ये जनरल प्रैक्टिसेस हैं कि जैसे ही कोई पाकिस्तानी कंपनी अपनी की कोई API बनाती है और उसको वो मार्केट में अपने जो मार्केट करने की कोशिश करती है, तो जो इंडियन API या जो चाइनीज API पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहा होता है जिस कॉस्ट पे, उसमें एकदम एक डिक्लाइन आता है, और जो पाकिस्तान में बनाने वाला रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर है वो बिल्कुल अनवायबल हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो रॉ मटेरियल भी बनता है वो भी उसका बेसिक रॉ मटेरियल जो बेसिक इंटरमीडिएट है वो भी इंडिया और चाइना से आता है। हमारे यहाँ दरअसल हाइड्रोक्रैकर प्लांट का जो प्रोजेक्ट था वो डेफर हो गया, जो 1970s में लग सकता था, जिसकी वजह से ये सारी API की इंडस्ट्री परवान चढ़ती, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं लग सका। फिर पॉलिसीज में ज़्यादा इंसेंटिवाइज नहीं किया गया। अभी हाल ही में API पॉलिसी बनाई गई जिसके अंदर भी पहले तो बहुत कुछ सुनने में आया था कि बड़ी सपोर्ट होगी इंडस्ट्री को और बहुत सारी API प्लांट लगेंगे, बट जब वो पॉलिसी जिन
स्टेजेस से गुजरी, उसके अंदर वो जो उसकी जो असल जो उसकी इफादियत थी वो कम से कम होती गई, और इन दी एंड जब वो पॉलिसी आई तो वो पॉलिसी ने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ज़्यादा मोटिवेट नहीं किया कि वो इस प्रोजेक्ट्स की तरफ आएँ। बहरहाल अभी भी कंपनियां हैं जो इस प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना चाहती हैं, लेकिन उनकी जो डिपेंडेंसी है वो इस बात पे है कि क्या उनको प्रोटेक्ट करेगी गवर्नमेंट, क्या उनके कोई किसी किस्म की कोई टैरिफ प्रोटेक्शन उनको मिलेगी। अब WTO की सिग्नेचर्स के बाद वो टैरिफ प्रोटेक्शन देना भी एक जो है वो एक कम्बरसम प्रोसेस है। तो ये एक दुश्वारियां हैं जो API बनाने वालों को यहाँ पे फेस होती हैं। API बनाने में हम लोग कुछ कंपनियां हैं पाकिस्तान में जो API बनाती हैं और वो एक्सपोर्ट भी कर रही हैं, लेकिन वो मतलब है वो आहिस्ता आहिस्ता पनप रही हैं, लेकिन अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, मतलब बहुत सारे मामलात हैं, मसाइल हैं, एक्रेडिशंस हैं, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को अचीव करना है, उनके प्रोटोकॉल्स को अचीव करना है। तो ये वक्त दरकार होता है, क्योंकि ओवरनाइट कोई भी चीज़ नहीं होती, वक्त दरकार होता है, और कंपनियां आहिस्ता आहिस्ता इसमें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन मुश्किलात ज़्यादा हैं और कामयाबियां कम हैं। सही। बहुत शुक्रिया जलाल भाई, आपने हमें टाइम दिया, और बहुत अहम मौजू, क्योंकि मार्केट में बहुत खबरें हम देख रहे थे कि मार्केट से अद्वियात गायब हो गई हैं, बिल्कुल नहीं है जान पहचान वाली अद्वियात, और ब्लैक में बिकना शुरू हो गई थी। तो ये बहुत ज़्यादा सवालात थे जो हमारे जहनों में थे, और नाज़रीन को हम चाह रहे थे कि इसको क्लियर किया जाए कि आया कि सूरत हाल इस वक्त है क्या बेसिकली। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ बहुत अहम मौजू था कि मार्केट से अद्वियात क्या बिल्कुल गायब होना शुरू हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान फार्मा इंडस्ट्री अभी भी काम कर रही है, खाम माल अभी भी बहुत तादाद में मौजूद है, लेकिन ये जो ब्लैक में अद्वियात बिक रही हैं ये उन ब्लैक मार्केट ने अद्वियात गायब की हैं, और बड़ी तादाद में जो एक 100 रुपये की दवा है वो 1000 रुपये की भी फ़रोख्त हो रही है। ये एक बहुत सवालिया निशान है, ख़ासतौर पे ड्रैप के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ख़ासतौर पे मार्केट में। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।